गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज का टॉपिक होगा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, चलिए इसके डेफिनेशन पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल हमने अभी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या सीख रखा है, पहले इसको थोड़ा सा क्विक रिमाइंड करते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर को जब शुरू किया था तो सबसे पहले हमने एक पुष्प की संरचना यानी फ्लावर के स्ट्रक्चर को रीड किया था। जब हम लोग पुष्प की संरचना को पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि एक पुष्प के अंदर जो है नर जनन अंग और मादा जनन अंग देखने को मिल रहा था, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब ये जो लघु बीजाणु है, चूंकि यह नर युग्मक होता है एक पौधे का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नर युग्मक है तो नर युग्मक का निर्माण नर जनन अंग में होने वाला है। तो एक पुष्प का जो नर जनन अंग है, आपने पढ़ा है, आप जरा सा याद करो कि एक पुष्प जो है उसका जो नर जनन अंग था वो क्या था। तो एक पुष्प का जो नर जनन अंग था वो उसका पुंकेसर था। क्या था वो? पुंकेसर था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमने जो पिक्चर बनाया है वो किसका बना है? पुंकेसर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। हम लोग पढ़ रखे हैं, आप जरा से याद करो कि ये जो स्टैमेन होता है ना, ये जो स्टैमेन होता है, इस स्टैमेन में अगर आप ध्यान से देखते हो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये स्टैमेन का ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? याद कीजिए जरा सा। हमने इसको परागकोश कहा था। हमने इसको क्या कहा था? परागकोश कहा था, या फिर हमने इसको एंथर कहा था। परागकोश आप कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कहोगे? एंथर कहोगे। और नीचे वाले को सिंपली आप तंतु कह सकते हो या पूतंतु कह सकते हो। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिलामेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? वो इंग्लिश में इसको कहेंगे फिलामेंट। ठीक है, हमने अभी तक क्या कर रखा है? ये जो परागकोश है, आप याद करो जरा सा, ये जो परागकोश है, हमने ये परागकोश को लिया था लास्ट क्लास के अंदर, और ये जो परागकोश है हमने इस परागकोश को कट किया था। ठीक है, हमने इस परागकोश को कट किया था, यानी एंथर को कट किया। और एंथर को कट करने के बाद हमने ये पाया था कि सर जी ये जो एंथर होता है ना, इस एंथर के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिल जाती है। तो एक जो एंथर है वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आ रहा था। आप याद करो जरा सा, हमने जो पिक्चर बताया था उसमें एक एंथर जो है कुछ इस तरीके का नजर आ रहा था। द्विपालिक संरचना थी, यानी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, कुछ इस तरीके का एंथर था, और इस एंथर के अंदर हमने देखा था बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम उस डिफरेंट लेयर्स की बात करें तो इसके बाद फिर आपको ये सबसे बाहर की लेयर हो गई, फिर इसके अंदर की ये जो लेयर देखने को मिल जाएगी, फिर इसके अंदर भी आपको जो है लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसके सबसे अंदर में एक और लेयर देखने को मिलेगा, दैट इज टैपिटम। सबसे अंदर में आपको एक और लेयर देखने को मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड टैपिटम। आप याद करो जरा सा कि आपने इसके अंदर में ऐसे करके गोल जैसी संरचना को देखा था, इसको आप क्या कहते हो? टैपिटम कह देते हो। अगर हम इसका नामकरण करें, ठीक है, अगर हम इसका नामकरण करें तो आप याद करो जरा सा, सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसका नाम हम रख चुके हैं पहले ही, इसको हमने अधित्वचा कहा है। क्या कहा है? अधित्वचा कहा है। आप इसको बाह्य त्वचा भी कह सकते हो, या फिर आप इसको जो है एपिडर्मिस कहोगे। बाह्य त्वचा कहो या फिर क्या कह लो इसको? एपिडर्मिस कह लो। ये चीज आप पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी लेयर पे गए थे, और दूसरे लेयर को आप लोगों ने क्या कहा था? याद करो जरा सा, दूसरे लेयर को हम लोगों ने अंतःस्थीसियम नाम दिया था। अंतःस्थीसियम नाम दिया था दूसरे लेयर को, अंतःस्थीसियम, या फिर हमने एंडोथीसियम कहा है। अंतःस्थीसियम या फिर हमने इसको एंडोथीसियम कहा है। याद आया कुछ? ठीक है, फिर उसके नीचे हम गए थे, जो कि हमको स्पॉन्जी सेल से बना हुआ टिश्यू देखने को मिला था, और इसको हमने नाम दिया था मध्यपर्त। नंबर, इसको हमने क्या नाम दिया था? मध्यपर्त कहा था, या फिर हमने इसको मिडिल लेयर कहा था। मध्यपर्त, या फिर हमने इसको क्या कहा था? मिडिल लेयर कहा था। आप इसको मध्यपर्त कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कहोगे? मिडिल लेयर कहोगे। और सबसे अंदर में जो कैविटी के वॉल को बना रही है, ठीक है, कैविटी के जो वॉल को बना रही है, इसको हम लोगों ने नाम दिया था टैपिटम। इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था? वो टैपिटम नाम दिया था। ठीक है, टैपिटम नाम दिया था। और यहां तक हम लोग जो है लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि ये जो है टैपिटम है। ठीक है, अगर हम इसके आगे चलते हैं तो हमने ये चीज डिस्कस किया था कि सर जी ये जो टैपिटम है ना, वो एक वॉल है, वो एक न्यूट्रिटिव वॉल है, जो अपने अंदर जो कैविटी है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, जो आगे चलकर क्या करते हैं? लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो दीवार और कैविटी के साथ जो संरचना है, इसको हमने बोला लघु बीजाणु धानी, हमने कहा था। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे थे? लघु बीजाणु धानी हम कह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो लघु बीजाणु धानी है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकालकर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये जो था माइक्रोस्पोरेंजियम था, तो हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल रहे हैं। हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाला, एक लघु बीजाणु धानी को हमने बाहर निकाला। कुछ ऐसे जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये। मान लो कि ये इनकी सेल्स है, ये इनकी कोशिकाएं हैं। ठीक है,
ये इनकी कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, हर एक के अंदर न्यूक्लियस होगा। इसके पास भी आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और यहाँ भी, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। तो जो कि सेल से बना हुआ ये यूनिलेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी की दीवार की क्या कर रही है, ये रचना कर रही है। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवार की रचना कर रही है। तो ये जो पिक्चर हमने बनाया है, ये किसका बना है, चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। इसको हम लोग कहेंगे लघु बीजाणुधानी कहेंगे। इसको हम लोग लघु बीजाणुधानी कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम कहेंगे। लघु बीजाणुधानी आप कह सकते हो, या फिर आप इसको माइक्रो स्पोरेंजियम कह सकते हो, ठीक है। ये जो लघु बीजाणुधानी है, माइक्रो स्पोरेंजियम है, जरा इसको डिटेल से देखते हैं। ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम की वॉल है, जो बाउंड्री है, इसको बनाने वाली ये जो लेयर आप देख रहे हो ना, यही तो टैपिटम है। आप जानते हो ये क्या है, टैपिटम है। तो चलिए हम इसके बारे में लिख देते हैं कि ये जो है टैपिटम है, ये टैपिटम है, ये जो है टैपिटम है। और ये जो टैपिटम जो है ना, ये वॉल जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी की वॉल को बना रही है, इसके अंदर आपको जो है ना कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स का ग्रुप देखने को मिल जाता है। इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स का आपको ग्रुप देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग इस कोशिका को विषाणुजन कोशिका कहेंगे, या स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। इसको हम विषाणुजन कोशिका या फिर नाम देंगे स्पोरोजिनस सेल नाम देंगे। तो चलिए हम एक कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसको आप लघु विषाणुजन कोशिका भी कह सकते हो, और एनसीईआरटी ने लिखा है विषाणुजन कोशिका, तो हम उसका ही नाम लेते हैं विषाणुजन कोशिका। आप इसको कहोगे विषाणुजन कोशिका कहोगे, या फिर आप इसको कहोगे स्पोरोजिनस सेल कहोगे, ठीक है। और चूंकि अंदर में ये जो स्पोरोजिनस सेल है ना, इसका ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अंदर में स्पोरोजिनस सेल्स का ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ग्रुप की नाम ले तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विषाणुजन उत्तक लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू लिख सकते हैं। विषाणुजन उत्तक, या फिर क्या लिख सकते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है यानी कि विषाणुजन उत्तक है, इसकी जो प्रत्येक कोशिका है, जिसको हम विषाणुजन कोशिका कह रहे हैं या स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये आगे चलकर एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का निर्माण कर सकते हैं, एक मैच्योर लघु विषाणु का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विषाणुजन कोशिका है, ये किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण करती है, किस प्रकार से परागकण का निर्माण करती है, इसी को तो समझना है। अगर हम समझ जाते हैं कि विषाणुजन कोशिका किस तरीके से लघु बीजाणु का निर्माण कर रही है, इसी को तो हम लघु विषाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु विषाणु जनन कहते हैं। तो क्लियर सी बात है कि ये विषाणुजन कोशिका अब आगे चलकर किस तरीके से लघु बीजाणु का निर्माण करेगी, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो यह है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी की जो दीवार है, इसको टैपिटम कह रहे हैं। टैपिटम के अंदर क्या है कि कुछ स्पेशल टाइप की कोशिका है, जिसको हम बीजाणुजन कोशिका कह रहे हैं, और इनके समूह है, तो इनके समूह को हम बीजाणुजन उत्तक कहेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। आई थिंक इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि बीजाणुजन उत्तक की जो प्रत्येक कोशिका है, हर कोशिका के पास कैपेबिलिटी होती है कि वह एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, वह एक परिपक्व पराग का निर्माण करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। वह एक परिपक्व नरयुग्मक बनाने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो समझेंगे कि ये बीजाणुजन कोशिका जो है किस तरीके से मैच्योर पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चले जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या किया। अगेन लघु बीजाणुधानी का जो है हमने एक पिक्चर बनाया, लघु बीजाणुधानी का हमने पिक्चर बनाया। इस लघु बीजाणुधानी की जो दीवार है, जिसको हम टैपिटम कह रहे हैं, इसकी दीवार को क्या कह रहे हैं, टैपिटम कह रहे हैं। और इसकी प्रत्येक सेल जो है ना, शुरुआती में तो एक केंद्रकीय होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन बाद में ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, हो जाता है। कब, जब इसको अंदर वाली कोशिका यानी कि जो बीजाणुजन कोशिका है, उसको जब पोषण देने की बारी आएगी, क्योंकि जब वो परागकण का निर्माण करेगा तब उसको पोषण की जरूरत पड़ेगी। ये जो अंदर में कोशिकाएं हैं, जब ये परागकण बनाना शुरू करेंगे तो वृद्धिशील परागकणों को पोषण की जरूरत पड़ेगी, और उसको पोषण देने के क्रम में जो टैपिटम है वो अपने केंद्रक की संख्या को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर लेता है। अपने केंद्रक की संख्या को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। तो इसीलिए तो क्वेश्चन बनते हैं कि जो टैपिटम है, ठीक है, ये कौन सी लेयर है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी, जो टैपिटम है वो पोषकीय उत्तक होता है, जो कि वृद्धिशील परागकणों को पोषण देता है। क्लियर है। अब ये वृद्धिशील परागकणों को पोषण देने के दौरान ये अपने केंद्रक की संख्या को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो फिलहाल इसके पास जो है एक एक न्यूक्लियस हम ड्रॉ कर लेते हैं। कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, एक एक न्यूक्लियस इसके पास हो जाएंगे, ठीक है। और जब जरूरत होगी पोषक तत्व देने की, ज्यादा पोषक तत्व स्रावित करने की जरूरत होगी, तो उस वक्त ये अपने केंद्रक को डबल कर लेगा, ट्रिपल कर लेगा, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड से ये मल्टीन्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक जो लघु बीजाणु जन कोशिका है, एक जो बीजाणुजन कोशिका आप देख रहे हैं, हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हमने बाहर निकाल लिया, किसको बाहर निकाल लिया, तो हमने बाहर निकाल लिया एक कोशिका को। ये कौन सी कोशिका है, तो इसी को तो हमने बीजाणुजन कोशिका कहा है। और ये जो बीजाणुजन कोशिका होती है, ये द्विगुणित होती है, आपको ध्यान रखनी है। द्विगुणित का मतलब क्या होता है कि इनके पास जो केंद्रक है उनमें गुणसूत्र जो है वो जोड़े में है। ये डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित कोशिका है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बीजाणु
जन कोशिका, हमने क्या किया, एक बीजाणुजन कोशिका को बाहर निकाला, स्पोरोजिनस स्पोरोजिनस सेल को हमने क्या किया है, बाहर निकाला है। ठीक है, चूंकि अभी आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो कि इसकी संख्या ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, 50 से 100 के आसपास इसकी संख्या होती है, मैक्सिमम आपको 50 से 100 के आसपास, एवरेज 50 से 100 के आसपास एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर इसकी जो संख्या होती है वो 50 से 100 के आसपास एक्सपेक्टेड है। क्लियर है। तो लेकिन परागकण जो बनते हैं वो हजारों की संख्या में बनते हैं, करोड़ों की संख्या में बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि नर युग्मक, लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव होते हैं उसमें नर युग्मक का निर्माण हमेशा मादा युग्मक की अपेक्षा काफी अत्यधिक की मात्रा में होती है, क्योंकि नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना पड़ता है और उस दौरान बहुत सारे जो नर युग्मक है वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर परागकण का निर्माण होने वाला है, लघु बीजाणु का निर्माण होने वाला है। क्लियर ना। तो ये हमने बाहर जो निकाला है ये बीजाणुजन कोशिका है, स्पोरोजिनस सेल है। ये जो बीजाणुजन कोशिका है, चूंकि इसकी संख्या काफी कम है, तो ये पहले क्या करेगी, ये पहले लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाएगी। ठीक है, लगातार ये अपनी जनसंख्या बढ़ाएगी और अपनी जनसंख्या को ये लगातार बढ़ाने के लिए अपनी ही जैसी बहुत सारी कोशिका का निर्माण करने के लिए ये करने जा रही है कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन करेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइटोसिस कहेंगे। अब ये समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है कि अगर कोई कोशिका है और वो विभाजित होती है, वो डिवीजन करता है और अपनी ही जैसी कोशिका को जन्म देती है, जिसके पास गुणसूत्रों की संख्या जो है ना इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो वैसे उस प्रकार के विभाजन को हम लोग समसूत्री विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। क्लियर ना। तो ये अपने ही जैसे नई कोशिका को जन्म देने वाली है। ठीक है, तो अपनी जैसी नई कोशिका को ये लगातार क्या करेगी, समसूत्री विभाजन द्वारा जन्म देगी। और एक जो स्पोरोजिनस सेल है, ये बहुत सारे अपनी ही जैसी बहुत सारी कोशिकाओं को क्या कर देगी, जन्म देगी। तो अपनी ही जैसी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी ही जैसी कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से बीजाणुजन कोशिका द्विगुणित थी, उसी तरीके से समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली जितनी भी नई कोशिका है सब द्विगुणित होगी। सब कैसी होगी, द्विगुणित, सब 2n होगा, सब जो है द्विगुणित होगी। आई थिंक बात क्लियर है। सब कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। इन कोशिकाओं को कहेंगे क्या, ठीक है, बीजाणुजन उत्तक जब क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं और अपनी जैसी बहुत सारी कोशिकाओं को जन्म देते हैं, तो इन कोशिकाओं को कहेंगे क्या, इन कोशिकाओं को हम लोग नाम दे देते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, या फिर हम इसको एक और नाम दे सकते हैं पराग मातृ कोशिकाएं, हम इसको कह सकते हैं। पराग मातृ कोशिकाएं हम इसको कह सकते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका को क्या कहेंगे, तो लघु बीजाणु को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर मातृ यानी मदर और बहुत सारी कोशिका है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिसको हम शॉर्ट में MMC लिख सकते हैं। या फिर हम इसको पराग मातृ कोशिका अगर कहते हैं तो हमको लिखना होगा पोलन मदर सेल्स लिखेंगे, पोलन मदर सेल्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट में हम इसको क्या कह लेंगे, PMC कह लेंगे, PMC। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो बीजाणुजन कोशिका है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, हमने एक को बाहर निकाला और जिस तरीके से ये समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, उसी प्रकार से जितनी भी यहाँ पर बीजाणुजन कोशिका है सब समसूत्री विभाजन करेगी और बहुत सारा जो है लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का क्या करने वाली है, निर्माण करने वाली है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं जो कि द्विगुणित है, आप यहाँ पर देख रहे हो समसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित हुआ है, माइटोसिस के द्वारा निर्मित हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसी है, द्विगुणित है। क्लियर ना। तो हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, हो सकता है कि आपको वहाँ पर नजर नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं कि ये जो बीजाणुजन कोशिका है ये कैसी है, तो ये द्विगुणित कोशिका है, डिप्लॉइड सेल है। और जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है अगेन ये भी जो है द्विगुणित कोशिकाएं हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल है। अब इसी कोशिकाओं को इसने क्या किया, निर्मित किया। आगे चलते हैं, आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है बउआ, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ये अब अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जो कि युग्मक निर्माण करने हैं। क्या करने हैं, युग्मक निर्माण करने हैं। युग्मक निर्माण के दौरान हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस होती है। क्लियर ना। तो ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ये क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो जो काम एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका करेगी ना, उसी तरीके से और भी जितने भी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनी है वो सब उसी प्रक्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होने वाले हैं, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होने वाले हैं और ये 2n होगा। ये तो बात क्लियर है ना, ये कैसे होंगे, 2n होंगे। ठीक है, ये द्विगुणित कोशिका है। इसको क्या कह रहे हैं, तो इसको हम या तो MMC कह सकते हैं, अभी हमने लिखा ना लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहेंगे, शॉर्ट में हम MMC कह सकते हैं, या फिर इसको हम पोलन मदर सेल्स कह सकते हैं, PMC कह सकते हैं। क्लियर ना। तो इसको MMC कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए,
एमसी कह लीजिए, एमएमसी कह लीजिए, या फिर इसको क्या कह लीजिए, पीएमसी कह लीजिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल आप इसको कह सकते हो, या फिर पोलन मदर सेल आप इसको कह सकते हो। आई थिंक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। ये कैसी है, ये इसकी डिप्लॉइड लेवल कैसी है, ये इसकी सूत्रगुणिता कैसी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी बताया ना कि ये भी कोशिका कैसी है, द्विगुणित कोशिका है। ये क्या करने जा रही है, अर्धसूत्री विभाजन करने जा रही है। तो देखो ये अर्धसूत्री विभाजन किस तरीके से संपादित करती है। तो अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए आपको पता है, आपने 11th के अंदर विभाजन पढ़ा है, समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है, अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है, और वहां पर विभाजन के तरीकों को आप लोगों ने समझा है। ठीक है, क्या तरीका था कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो वहां पर सिंपली क्या है, ये कोशिका दो अपनी जैसी कोशिकाओं को जन्म दे देते हैं। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन की बात आती है तो वहां पर जो द्विगुणित कोशिका होती है वो दो स्टेप, दो चरण में 4 अगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। पहले क्या होता है, तो पहले अर्धसूत्रण फर्स्ट होता है, फिर अर्धसूत्रण सेकंड होती है, यानी मियोसिस फर्स्ट पहले होता है, फिर मियोसिस सेकंड फिर होती है, तब जाकर 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर यही होने वाला है कि ये जो एमएमसी है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लघु विषाणु मातृ कोशिका है, सबसे पहले क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करेगी, जिसको हम अर्धसूत्रण फर्स्ट कह सकते हैं। अर्धसूत्रण अर्धसूत्रण फर्स्ट कह सकते हैं, या फिर हम इसको मियोसिस फर्स्ट कह सकते हैं। अर्धसूत्रण फर्स्ट करेगी या मियोसिस फर्स्ट करेगी। ठीक है, अब ये जो अर्धसूत्रण फर्स्ट करेगी कुछ किस तरीके से होने हैं, तो आप यहाँ पर जरा सा बात को समझिए। ये जो है, ये जो कोशिका है कुछ इस तरीके से, ये राउंड आपको दिख रही है। इसके जो केंद्रक आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो केंद्रक है ये 1 से 2 हो जाएगी। ये केंद्रक जो है वो 1 से क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके जो केंद्रक हैं वो 1 से 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केंद्रक जो है 1 से क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, और जो दोनों केंद्रक होंगे यहाँ पर द्विगुणित ही होने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये भी जो है 2n होंगे और ये भी क्या होने वाले हैं, 2n ही होने वाले हैं। क्लियर ना। तो और उसके बाद क्या होगी कि बीच से यहाँ पर दीवार बन जाएगी, बीच से यहाँ पर क्या बन जाने हैं, दीवार बन जाने। तो इस तरीके से आप क्या देख पाए कि एक जो लघु विषाणु मातृ कोशिका है इसने अर्धसूत्रण फर्स्ट को कंप्लीट किया और 2 कोशिका का निर्माण किया है। क्लियर ना। अब क्या होने वाला है, तो अब होगा अर्धसूत्रण सेकंड। अर्धसूत्रण सेकंड कुछ इस तरीके से होने वाला है बउआ। अब होगा अर्धसूत्रण सेकंड। ठीक है, तो अर्धसूत्रण सेकंड होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मियोसिस सेकंड कहेंगे। ठीक है, ये दूसरी अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें क्या होना है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधे हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो एक लघु विषाणु, ये जो एक लघु विषाणु मातृ कोशिका थी उसने अर्धसूत्रण फर्स्ट किया और 2 लघु विषाणु का निर्माण किया, और फिर जाकर ये क्या करने वाली है, तो फिर से ये ऑलरेडी 2 तो है अंदर ही अंदर। आप इतनी चीजें तो समझ पा रहे हो कि अंदर ही अंदर इनके पास केंद्रक कितने हैं, 2 हैं। अब क्या करेंगे, इनके जो केंद्रक है ना वो 2 से क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और बीच से आ जाएगी दीवार, बीच से क्या आ जाएगी, इस तरीके का दीवार आ जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये 4 कोशिका निर्मित हो गई। अब ये जो चारों कोशिका होगा ना, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो चारों कोशिकाएं होनी है ये चारों अगुणित होंगे, ये n होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधी हो जाएगी। यानी अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 है, हम ये मान के चल रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो इनके पास जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 10 होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, देखो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर खत्म हो गया, अर्धसूत्रण फर्स्ट और अर्धसूत्रण सेकंड 2 स्टेप कंप्लीट हो गए और अर्धसूत्री विभाजन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लघु विषाणु मातृ कोशिका ने अपने अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया थी उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए इसको डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन होना शुरू हुआ और लगातार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और फिर जाकर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घटना घटी वो कौन सी घटना घटी, तो ऑब्वियस सी बात है अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। सिंपली हम लोग इसको मियोसिस कहेंगे, या फिर इसको हम मियोटिक डिवीजन कह सकते हैं, मियोटिक डिवीजन कह सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसको हम ह्रास विभाजन भी कहते हैं, इसको हम लोग रिडक्टिव डिवीजन भी कहते हैं। तो हम इसको रिडक्टिव डिवीजन भी लिख सकते हैं, रिडक्टिव डिवीजन भी लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हुई होगी समझने में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके आगे कौन सी प्रक्रिया होनी है ये समझते हैं। 4 अगुणित कोशिका का निर्माण हो चुका है। अब ये जो 4 अगुणित कोशिकाएं हैं इसका एनसीईआरटी ने बाकायदा नाम दिया है। क्या नाम दिया है, तो इसको उन्होंने क्या कहा है कि लघु विषाणु, इसको नाम दिया है लघु बीजाणु चतुष्टक कहा है। इसको क्या कहा, लघु बीजाणु चतुष्टक, या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आप बताओ कि जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होती है तो निर्मित संरचना क्या कहलाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही समाप्त होती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका में या पराग मातृ कोशिका में, एमएमसी में या पीएमसी में, तो आपको 4 अगुणित कोशिकाओं का समूह देखने को मिलता है और चारों अगुणित कोशिका जो है वो लघु बीजाणु है। ठीक है, इसलिए हम इसको लघु बीजाणु चतुष्टक कह रहे हैं या माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं। आई थिंक इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हमने समझाने के लिए बस लिखा था, तो आप इसको हटा सकते हो, इस नंबर को आप हटा सकते हो। चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखो, वो यहाँ पर होगा क्या, ये जो लघु बीजाणु चतुष्टक है ना वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, चिपके हुआ है। ये जो लघु बीजाणु कोशिका है ये क्या करते हैं कि विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावन करते हैं और विशेष प्रकार का जो पदार्थ है वो बाहर की ओर ऐसे करके सिक्रीट होते जाते हैं, ऐसे करके सिक्रीट होते जाते हैं और सिक्रीट होकर कुछ इस तरीके का समूह बना लेते हैं, कुछ इस तरीके की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। आप जरा सा देखो ध्यान से कि ये आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर ये होने वाला है कि ये जो आप देख रहे हो लघु बीजाणु चतुष्टक कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लघु बीजाणु चतुष्टक कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये है एक लघु बीजाणु, इससे चिपके होंगे दूसरे लघु बीजाणु, इससे चिपके होंगे तीसरे लघु बीजाणु और इससे चिपके होंगे चौथे लघु बीजाणु। और ये सब लघु बीजाणु जो है एक विशेष प्रकार के रसायन से क्या होगा, एक विशेष प्रकार के रसायन से क्या मिलेगा, एक दूसरे से चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेष प्रकार का रसायन है इसका जो स्रावन हुआ है इसको स्वयं लघु बीजाणु कोशिका ने किया है। ठीक है, तो लघु बीजाणु निर्माण के दौरान इनका जो है निर्माण हुआ था, लघु बीजाणु निर्माण के दौरान इसका स्रावन हुआ था और ये जो विशेष प्रकार का केमिकल है वो क्या कर रहा है, लघु बीजाणु की जितनी भी कोशिकाएं हैं, आपको पता है ना ये सब लघु बीजाणु है। ठीक है, ये सब लघु बीजाणु है और इनकी जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी चारों के चारों लघु बीजाणु को एक दूसरे से क्या करके रखे हुए हैं, अटैच करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये अटैच करने वाली जो केमिकल है ना इसको क्या कहेंगे, तो ये अटैच करने वाली जो केमिकल है इसको हम लोग कैलोज कहते हैं। क्या कहते हैं वो, कैलोज। ये जो केमिकल है इसको कैलोज कहते हैं या कैलोज कह सकते हो आप, इसको कैलोज कहते हैं। ठीक है, ये कैलोज नाम के केमिकल से चिपका होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए लघु बीजाणु जो चतुष्टक है इनकी प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका किस रसायन से एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो वो होता है कैलोज। अब यहाँ पर क्या है कि हर एक कोशिका एक नर युग्मक है, हर एक कोशिका के पास कैपेबिलिटी है कि यह फीमेल के साथ जो है फर्टिलाइज करके नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चारों एक साथ तो जाएगा नहीं क्योंकि एक अंडाणु से सिर्फ एक ही नर युग्मक का निषेचन हो पाता है। तो ये यहाँ पर जरूरत है कि ये चारों एक दूसरे से क्या हो, अलग हो। अब देखो जरा सा, ये चारों को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रावन होने वाला है। आप पहले यहाँ पर चलो और इस जगह पर देखो कि ये जो भी कुछ बना है ये बना कहाँ है, ये जो भी कुछ बना है वो बना है लघु बीजाणु धानी के अंदर बना है। ये सारी क्रिया इसके अंदर चल रही है। ये सारी कोशिका क्या कर चुके हैं, ये लघु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो टैपिटम आप देख रहे हो ना, ये जो टैपिटम आप देख रहे हो, टैपिटम की दीवार क्या करेगी, यहाँ पर ये जो टैपिटम की दीवार है यह क्या करने वाली है, ये लघु बीजाणु जो चतुष्टक निर्मित हुआ है और ये लघु बीजाणु चतुष्टक एक दूसरे से जो कैलोज नाम के केमिकल से जुड़े हुए हैं, इस कैलोज नाम के केमिकल को तोड़ना है। और इस कैलोज नाम के केमिकल को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो टैपिटम है वो क्या करेगा, टैपिटम जो है कैलेज नाम के रसायन को स्रावित करेगा, कैलेज नाम के एंजाइम का स्रावन करेगा। तो यहाँ पर किसका रोल आ जाती है, तो यहाँ पर रोल आ जाता है अब किसका, टैपिटम का। तो देखो यहाँ पर टैपिटम क्या करने वाला है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं टैपिटम, कहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जो टैपिटम है, जो टैपिटम है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो टैपिटम है वो स्रावित करेगा, सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो वो क्या स्रावित करेगा, तो यहाँ पर टैपिटम स्रावन करेगा, एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रावन करेगा और उस रसायन को हम लोग कहेंगे, उस रसायन को हम लोग कहेंगे कैलेज। क्या कहेंगे, कैलेज कहेंगे। तो यहाँ पर टैपिटम क्या है, कैलेज नाम के रसायन को स्रावित करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही कैलेज नाम का रसायन स्रावित होगा, कौन सा, कैलेज होगा, जैसे ही कैलेज नाम का रसायन स्रावित होगा, ये जो कैलेज है ये एंजाइम है। कैलेज क्या है वो, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। और कैलेज दुश्मन है किसका, कैलोज का दुश्मन है। ये क्या करेगा, कैलोज को तोड़ देगा और जैसे ही कैलोज टूटेगा ये चारों का चारों जो लघु बीजाणु है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आई थिंक ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि जैसे ये सब एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, ये सब दूसरे से जुड़े हुए हैं कैलोज से। और कैलोज को खत्म करने के लिए टैपिटम ने साबित किया किसको, कैलेज नाम के एंजाइम को। और ये कैलेज जैसे ही आएगा इसके पास कैलोज को तोड़ देगा और जितने भी ये जो चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जो चिपके हुए हैं ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से जैसे ही अलग होंगे तो हमारे सामने होगा चार सेपरेटेड, चार अलग अलग कोशिकाएं। होगा या नहीं होगा, आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये चारों अलग होकर चार अलग अलग जो है लघु बीजाणु है, ये चारों अलग अलग लघु बीजाणु बन गए। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग लघु बीजाणु है और सब अगुणित होंगे, नो डाउट। सब कैसे होंगे, अगुणित होंगे। तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका चार लघु बीजाणु कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है। इतनी बात तो क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी लघु बीजाणु कोशिका अंदर होंगे
जितने भी लघु बीजाणु कोशिका उस पराग कोश सॉरी लघु बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित थे, वो सबने क्या किया है, 4-4 लघु बीजाणुओं का निर्माण कर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं कि बताइए कि 100 लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये कितने परागकणों का निर्माण करेंगे या कितने लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 लघु बीजाणु मातृ कोशिका है और हर एक 4 बनाएगी, तो 100 × 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 400 लघु बीजाणु बनाने के लिए, 400 परागकण बनाने के लिए कितनी लघु बीजाणु कोशिका की जरूरत पड़ेगी? तो अगेन यहाँ पर आंसर क्या हो जाना है आपका, तो अगेन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अगेन यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दोगे, जो होगा इसका आंसर हो जानी है। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या मिल गया हमको, 4 लघु बीजाणु मिल गए। क्या मिल गया बउआ? 4 लघु बीजाणु कोशिका मिल गए। ये जो है लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका जो है वो कैसी है, अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है। एन से सूचित करते हैं ना इसको, अगुणित कहो या फिर क्या कह लो, हैप्लॉइड कह लो। क्लियर है इतनी चीजें? इतनी चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलते हैं आगे। अब देखो आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि अगेन अभी यहाँ पर टैपेटम ने क्या किया, इसका हेल्प किया ना, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इसका यहाँ पर हेल्प किया गया, चारों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए टैपेटम ने क्या किया है, काइलेज का श्रावण किया। अब टैपेटम फिर क्या करेगा, फिर इसकी हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो है ना काफी नाजुक है और ये परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर बना है और ये काफी इंपॉर्टेंट कोशिका है कि ये जब निषेचन करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, सिंगैमिक करेगी, तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके एंथर से बाहर भेजा जाना है, ताकि एंथर से जब बाहर जाए तो इसको ज्यादा नुकसान नहीं हो या नुकसान ना के बराबर हो। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का जो सबसे अधिक पावरफुल, आप कह सकते हो, ऐसा केमिकल जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आज तक किसी केमिकल का हम लोगों ने पता ही नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर टैपेटम क्या करेगा, ये टैपेटम ही क्या करने वाला है, स्पेशल, ये टैपेटम ही क्या करेगा, स्पेशल टाइप के केमिकल को सिक्रीट करेगा, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इंपॉर्टेंट है, वो स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल को यहाँ पर सिक्रीट करेगा। पोलेनिन नाम के केमिकल को क्या करने वाला है, टैपेटम सिक्रीट करने वाला है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पोरोपोलेनिन का स्रावन कौन करता है, तो लघु बीजाणु निर्माण के दौरान, परागकण निर्माण के दौरान कौन करेगा, टैपेटम करने वाला है। क्लियर ना? अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये करेगा क्या, ये स्पोरोपोलेनिन क्या करने वाला है ना, कि ये जो लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु बने हैं, ये जो नाजुक लघु बीजाणु है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो आगे क्या होनी है बउआ, ये जितने भी आप देख रहे हो लघु बीजाणु, ठीक है, हर एक लघु बीजाणु के ऊपर क्या हो जाने हैं, हर एक लघु बीजाणु के ऊपर क्या हो जाने हैं, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, इसकी परत चढ़ जानी है। स्पोरोपोलेनिन की क्या चढ़ जानी है, परत चढ़ जानी है। ठीक है, तो अभी तक हम इसको लघु बीजाणु कह रहे थे, आप याद कीजिए, इन सारी कोशिका को हमने क्या कहा, लघु बीजाणु कहा। इन सारी कोशिका को हमने लघु बीजाणु कोशिकाएं कहा, जो कि अगुणित है, हैप्लॉइड है, जिसको आप माइक्रोस्पोर सेल्स कह सकते हो। तो आप इसको जो है क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर सेल्स कह सकते हो। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर सेल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या चढ़ गई, स्पोरोपोलेनिन की लेयर चढ़ गई है। जैसे ही स्पोरोपोलेनिन की लेयर चढ़ गई ना लघु बीजाणु के ऊपर, जैसे ही लघु बीजाणु के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की लेयर चढ़ गई, अब हम इसको लघु बीजाणु ना कहकर हम इसको कहेंगे परागकण। क्या कहने वाले हैं हम इसको, ये जो संरचना है इसको हम क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे या पोलन ग्रेन कहेंगे। परागकण कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। क्लियर है इतनी चीजें, परागकण कहेंगे या फिर हम कहेंगे पोलन ग्रेन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी जो है ना परागकण का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ये परागकण होता क्या है। ठीक है, आपको सिंपल सा आंसर क्या करनी है कि भित्ति युक्त, यानी कि जब स्पोरोपोलेनिन की भित्ति चढ़ जाती है, स्पोरोपोलेनिन की लेयर चढ़ जाती है लघु बीजाणु के ऊपर, तब जाकर परागकण बन जाता है। तो भित्ति युक्त जो लघु बीजाणु होते हैं, भित्ति युक्त जो लघु बीजाणु होंगे उसको हम क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। अभी आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, अभी आप ये देख पा रहे हो कि ये जो कोशिका है अगुणित है और इसके पास एक केंद्रक है। थोड़ा सा काम आगे बढ़ेगा, और थोड़ा सा काम आगे बढ़ेगा तो किस तरीके से काम आगे बढ़नी है बुआ, तो देखो यहाँ पे ये जो है ना अंदर अंदर जो एक कोशिका आप देख रहे हो, इसमें फिर से क्या होना है कि समसूत्री विभाजन होना है। एक बार ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अंदर ही अंदर ये समसूत्री विभाजन करेगा, यानी कि माइटोसिस करेगा। ठीक है, तो जैसे ये माइटोसिस करता है तो क्या होने वाला है, माइटोटिक डिवीजन जैसे ही होगा तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ये होने वाली है कि ये जो परागकण आप देख रहे हो, जिसके पास अभी, इस परागकण के पास अभी यहाँ पर आपको क्या है कि एक लेयर देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो है स्पोरोपोलेनिन की लेयर देखने को मिल रही है, स्पोरोपोलेनिन की लेयर देखने को मिल रही है। अंदर ही अंदर ये जो केंद्रक है, ये एक से क्या हो गया, दो हो गया। अंदर ही अंदर की जो केंद्रक है वो एक से क्या हो गया है, दो हो गया है। ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, क्योंकि अगुणित केंद्रक था, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो अगुणित केंद्रक का ही निर्माण होना है। ठीक है, और फिर बीच से क्या हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से दीवार बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक छोटा कोशिका बनेगा और एक बड़ा कोशिका बनेगा। 60% प्लांट्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, कि एक छोटा कोशिका बनता है, एक बड़ा कोशिका बनता है। जो छोटी कोशिका होती है ना, ये जो परागकण है, पहले जो परागकण है ये एक कोशिका युक्त है और ये जो परागकण है ये दो कोशिका युक्त है, डाई सेल्ड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो इनके प्रत्येक सेल का नाम दिया गया है। ये जो बड़ी वाली कोशिका आप देख रहे हो ना, ये बड़ी वाली कोशिका। ठीक है, ये बड़ी वाली कोशिका को वर्धी कोशिका कहते हैं। इसको आप वर्धी कोशिका कह सकते हो या फिर आप इसको कायिक कोशिका कह सकते हो।
कायिक कोशिका कह सकते हो। इंग्लिश में बात करें तो आप इसको कहोगे वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल कहोगे। क्या कहोगे? वेजिटेटिव सेल कहोगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये न्यूट्रिटिव सेल है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। किसको? तो इसको। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो छोटी कोशिका देख रहे हो, वास्तविक में ये छोटी कोशिका ही आगे चलकर क्या करेगी, निषेचन में पार्टिसिपेट करेगी, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेशन करने वाली। क्लियर ना? तो आप देखो यहाँ पर जरा सा कि ये जो छोटी वाली कोशिका आप देख रहे हो ना, इस छोटी वाली कोशिका को हम लोग कहेंगे क्या? ये जो छोटी वाली कोशिका है, इसको हम लोग कहेंगे जनन कोशिका। इसको क्या कहेंगे? जनन कोशिका कहेंगे, या फिर हम इसको जेनेरेटिव सेल कहते हैं। इसको जनन कोशिका कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल कहते हैं। और यहाँ पर एक जो प्रोसीजर बढ़ा, एक छोटा सा जो है ना प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ी। कैसे बढ़ी आगे? तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि एक कोशिकीय जो परागकण था, इसने क्या किया है, दो कोशिकीय परागकण का निर्माण किया। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि एक बड़ा कोशिका बना और ये क्या बना, छोटा कोशिका। ये जो है निषेचन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये जो छोटा सा प्रक्रिया चला है ना, इसको कह लेते हैं हम लोग लघु युग्मक जनन। ठीक है, इसको हम लोग लघु युग्मक जनन कह लेते हैं, या फिर इसको हम लोग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कह लेते हैं। इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह लेते हैं। तो कभी आपसे पूछे लघु युग्मक जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, आपको सिंपली आंसर करने की एक कोशिकीय जो परागकण होता है उसमें होती है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के बाद कुछ कोशिकाएं, कुछ पौधे में क्या होता है कि ये तीन कोशिकीय संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसमें दो वर्धी कोशिका होगी और एक जनन कोशिका होगी। कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ नहीं, मैक्सिमम 60% प्लांट में ये दो कोशिकीय संरचना का निर्माण करती है, जिसमें छोटी और एक बड़ी होगी। जो छोटी होगी जनन कोशिका कहलाएगी, जो बड़ी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्धी कोशिका कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक परागकण का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम पूरे प्रोसीजर को, पूरा जो प्रोसीजर है उसको हम एक जगह पर लाने का प्रयास करें, आप जरा सा वेट करना होगा कि जो भी प्रोसीजर था वो सारा प्रोसीजर को अगर हम एक जगह पर लाकर हम समझने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से होने हैं कि हमने शुरुआत जो किया था वो काफी दूर से किया था। ठीक है, हमारी जो शुरुआत हुई थी वो काफी दूर से हुआ था। आप जरा सा देख लो, ये पूरा का पूरा जो है प्रोसीजर हमने जो भी समझाया है अभी तक, ये सारा का सारा एक बोर्ड के ऊपर आ गई। ठीक है, आप यहाँ पर क्या देखा, आपने ये देखा कि सर जी इस प्रक्रिया में हुआ क्या, ये पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ, लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? पहले बना लघु बीजाणु बना। ठीक है, तो लघु बीजाणु का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो लघु बीजाणु का निर्माण किससे हुआ? तो लघु बीजाणु का निर्माण हुआ लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। तो अगर आपसे पूछे लघु बीजाणु जनन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु जनन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सा आंसर करना कि सर जी ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके द्वारा लघु बीजाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है यानी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से क्लियर कर देते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, ये जो कंप्लीट प्रोसेस इस दोनों के बीच में चलेगा, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण के दौरान जो भी प्रक्रिया चलेगी उस सारे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहेंगे। एक चीज यहाँ पर और ऐड हुआ था, क्या ऐड हुआ था, लघु युग्मक जनन किसको कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल आंसर करना है कि लघु बीजाणु जनन के बाद क्या होता है कि एक परागकण बनता है, एक कोशिकीय परागकण बनता है। तो एक कोशिकीय परागकण में उपस्थित लघु बीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होना और द्विकोशिकीय या त्रिकोशिकीय परागकण निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु युग्मक जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो टॉपिक था लघु बीजाणु जनन, ये आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आप क्या करना, घर पे आराम से बैठकर ये जो लघु बीजाणु जनन का टॉपिक है एनसीईआरटी में, आप इसको रिवाइज करना। किसी भी तरीके से दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें बता सकते हो। क्लियर ना? तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।